हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी यूनिट एंड डायमेंशंस की न्यूमेरिकल बुक के सॉल्यूशंस कर रहे थे। उसके साथ साथ हम लोग वेक्टर की भी स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर में क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले वेक्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, आफ्टर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, we should know about the basis of vector, ताकि कुछ चीज़ें जो है रिमाइंड कर ले। एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स एम करीम बुक। तो सबसे पहले हमें क्या जानने की जरूरत है वेक्टर में सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है फिजिकल क्वांटिटी एंड व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो हमारा फिजिकल क्वांटिटीज होता है, फिजिकल क्वांटिटीज, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन से होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज? एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटीज, एंड दूसरा जो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज, एंड थर्ड जो होता है आपका टेंसर क्वांटिटी होता है। ये जो होता है आपका अदिश राशि होता है, ये आपका जो होता है सदिश राशि होता है, और ये जो होता है आपका टेंजर क्वांटिटी होता है, मतलब टेंजर राशि होता है। मतलब इसका हिंदी ऐसे ही होता है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि अदिश राशि क्या होता है, उसके बाद सदिश राशि क्या होता है, और उसके बाद टेंजर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है ना? तो इसे डिटेल में हम समझते हैं विद एग्जांपल। सबसे पहला था मेरा स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होता है? अदिश राशियां ये होता है कि ये क्या कहता है कि those physical quantities which have magnitude but not certain directions। यानी कि इसके पास वैसी राशियां जिसके पास परिमाण तो होता है लेकिन उसके पास निश्चित दिशा नहीं होती है, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, यानी कि अदिश राशियां कहते हैं। अब जैसे जैसे आप ले लीजिए कि जैसे आप डिस्टेंस ले लीजिए एंड डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए। डिस्टेंस क्या होता है? दूरी जो होता है किसी दिशा में चली गई, उसके वास्तविक दूरी, लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यानी कि दूरी जो होता है ना, आप मान लीजिए कि एक पॉइंट से दूसरे जगह जाना है तो उसके दो तीन रास्ते हैं। आप किसी भी रास्ते को लेकर के आप चले गए थे, यानी कि उसके आप वास्तविक लेंथ को पकड़ के गए, तो उसे हम क्या कहते हैं? दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होता है? विस्थापन जो होता है ना, किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके पास क्या है? डायरेक्शंस है। और डिस्टेंस के पास क्या है? कोई डायरेक्शंस नहीं है, केवल उसके पास मैग्नीट्यूड। आज हमको इतना किलोमीटर चले जाना है, ऐसे। तो आपको एग्जांपल्स रिमेंबर करने के लिए मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखता हूं, उसे आप ध्यान में रखिएगा। जैसे स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? दोज physical quantities those physical quantities which have magnitude but not certain directions। but not certain directions is known as scalar quantity। जैसे आपको एक छोटा सा पॉइंट लिखता हूं हिंदी में, उस आर्द्रता का चाबीदार। इससे क्या होगा ना, आपको मोस्ट प्रोबेबली जितने सारे एग्जांपल्स है ना स्केलर के, उतने सारे इसमें आ जाते हैं। जैसे इसका मतलब क्या होता है? ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है? टाइम, यानी कि समय। इसका मतलब क्या होता है? वॉल्यूम,
यानी कि आयतन। इसका मतलब क्या होता है? द्रव्यमान, यानी कि मास। इसका मतलब क्या होता है? कार्य। इसका मतलब वर्क। इसका मतलब क्या होता है? चाल, यानी कि स्पीड, नॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी के पास डायरेक्शंस होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? विभव, यानी कि पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है? दाब, यानी कि प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है? फ्लक्स, यानी कि आप ऑल फ्लक्स लिख लो, ठीक है ना। इसमें एक और चीज नहीं है, जो दूरी। दूरी क्या होता है आपका? दूरी भी आपका अदिश राशि होता है। जैसे आपको ये लाइन याद रखने से आपको मोस्ट प्रोबेबली जितने एग्जांपल है, एनर्जी, टाइम, वॉल्यूम, मास, वर्क, स्पीड, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो भी हो, ये प्रेशर्स, ऑल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जितने हैं, ये सभी क्या है आपके? किसके एग्जांपल है? स्केलर के एग्जांपल है। डिस्टेंसेज, डिस्टेंस भी क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटीज है। और एक बात यहीं पे ध्यान रखो कि दूरी जो होता है ना, हमेशा बड़ा या बराबर होता है किसके? विस्थापन के। किसके? विस्थापन के। ये डिस्टेंस जो होता है ना, हमेशा बड़ा। मान लीजिए कि ये पॉइंट है, यहाँ किसी का घर है, ये स्कूल है, एक रास्ता ये है जाने का, तो यानी कि ये यहाँ से इसकी जो एक्चुअल लेंथ है ये पकड़ के आइएगा तो कहा है, उसे कहेंगे दूरी, यानी कि ये दूरी तय करके आया है। और यहीं से एक्यूरेट यहाँ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसका विस्थापन, ठीक है ना। तो ये तो अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट है, यही हमको जाना है, तो या तो दूरी भी वही होगा और विस्थापन भी वही होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं तो दूरी और विस्थापन बराबर होगा, इसलिए इक्वल टू का साइन लगेगा। यानी कि दूरी और विस्थापन हमेशा दूरी जो होता है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये मेरा था स्केलर क्वांटिटीज, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखते हैं कि उसके वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं। अब है मेरा वेक्टर क्वांटिटीज। यानी कि सदिश राशियां। सदिश राशियां क्या होता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज। सदिश राशियां क्या होती है? सदिश राशियां वो होती है, ये कहता है कि इसके पास दिशा के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होता है, यानी कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव both magnitude and certain directions is known as vector quantities, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे? सदिश राशियां कहेंगे। जैसे आप सदिश राशियां लोगे तो सबसे पहले इसके एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। आप कैसे याद रखोगे किसके पास दिशा होता है, किसके पास परिमाण? यानी कि इसके पास दोनों होते हैं। दोनों कैसे? जैसे आप हिंदी में ले, जैसे वेग, संवेग, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, आपका आवेग हो जाएगा, यानी कि क्या क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, मोमेंटम, इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये सब किसके एग्जांपल है आपके? वेलोसिटी यानी कि वेग, इंपल्स यानी कि आवेग, मोमेंटम यानी कि संवेग, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका? रेखीय संवेग, आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका? कोणीय संवेग। अब देखिए, जिसके भी अंत में ग है वही सभी कौन सी क्वांटिटी है आपकी? वेक्टर क्वांटिटीज है। तो यहाँ से ये आप एक कॉमन पॉइंट रख सकते हो कि जिस हिंदी में तो अगर याद है तो जिसमें के भी अंत में ग आएगा वो क्या हो जाएगा आपका? सीधे वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगा। आप और ले लो,
जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को छोड़ करके जितनी सारी आघूर्ण है ना वो सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे यानी कि जड़ यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को छोड़कर सभी इनर्शिया वेक्टर क्वांटिटीज होगा। यानी कि कौन कौन से होंगे, जैसे जड़त्व आघूर्ण को छोड़ करके द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि ये विद्युत द्विध्रुव, आपका मैग्नेटिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ये सभी क्या है, यानी कि इस केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को छोड़ करके ये सभी जो आघूर्ण है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये सभी जो है आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। अब आप ले लीजिए जितनी सारी फोर्स हैं, यानी कि आप लिख लीजिए एक लाइन में ऑल फोर्स में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी फोर्स जो है कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटीज होगी। ऑल फील्ड, एक लाइन में ये इसको भी लिख सकते हैं हम, ऑल फील्ड यानी कि जितनी सारी क्षेत्र हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सभी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सारे वेक्टर के क्या है एग्जांपल्स, आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हो। तो ये सभी वेक्टर के एग्जांपल हैं। अब हम बात करते हैं टेंजर क्वांटिटीज की, कि टेंजर क्वांटिटीज क्या होती है। टेंजर क्वांटिटी, इसका हिंदी भी वही होता है टेंजर क्वांटिटी। टेंजर क्वांटिटीज क्या होता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी कि क्या कहता है कि ये अलग अलग दिशा में अलग अलग परिमाण रखता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है ना, ये टेंजर क्वांटिटीज हो गया। मैग्नीट्यूड आपका जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, वो खुद का अपना परिमाण देता है, उससे डिफाइंड होता है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस अलग अलग होते हैं, किस में, तो अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग मैग्नीट्यूड रखता है। जैसे आपने अभी जड़त्व आघूर्ण को छोड़ा था किसमें, वेक्टर क्वांटिटीज में, तो क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपका क्या किसका एग्जांपल है, टेंजर क्वांटिटी। जैसे आप दो एग्जांपल से इसके समझते हैं, एक और हो जाएगा उसके बाद इसके कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। एक अपवर्तनांक, अपवर्तनांक भी किसका एग्जांपल है, टेंजर क्वांटिटीज का। इसके पास भी क्या होता है, अलग अलग दिशा में अलग अलग परिमाण होता है। तो जड़त्व आघूर्ण को आप समझते हैं पहले। जड़त्व आघूर्ण जो होता है ना, जैसे आप सर्कुलर डिस्क को ले लीजिए, किसको, सर्कुलर डिस्क जो होता है ना, ये
इसके व्यास के परितः, ये जो सर्कुलर डिस्क होता है जैसे रिंग होता है ना, उसके डायमीटर के अलोंग जो होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है इस सर्कुलर डिस्क के अलोंग डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। वहीं इसके तल के लंबवत जो होता है ना कितना हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बटे में 2 हो जाता है। जैसे आप गोला ले लो, ठोस गोला ले लो, सॉलिड कौन ले लो आप, तो जैसे आप ठोस गोला लेंगे ना, तो ठोस गोला के जो व्यास के परितः जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है 2/5 एम आर स्क्वायर, ठोस गोला है। और वहीं यदि आप यही ठोस गोला के इसके जब अलोंग लोगे तो कितना हो जाता है, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाता है 7/5 एम आर स्क्वायर। तो अलग अलग जैसे जैसे इसका चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। अपवर्तनांक भी किसका एग्जांपल है, आपका टेंसर क्वांटिटीज का। तो ये हो गए कुछ इसके जो टाइप्स थे। अब हम बात करते हैं अब हमें कुछ उसके रिजल्टेंट्स के बारे में बात कर लेनी चाहिए। जैसे आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में रिजल्टेंट क्या होता है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स में रिजल्टेंट क्या होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, मान लीजिए कि उसका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, उसका जो रिजल्टेंट्स होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा होता है, ठीक है। और वहीं यदि सब्ट्रैक्ट करना हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, तो उसमें क्या हो जाता है, उसका जो रिजल्टेंट यानी कि मैग्नीट्यूड जो होता है क्या हो जाता है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू, जो उसका रिजल्टेंट होगा क्या हो जाएगा, शॉर्ट साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा होता है। अब आपको रिजल्टेंट के बारे में पता चल गया। अब ये तो रिजल्टेंट हो गया। अब इससे हम क्या फाइंड, अब इससे हम कुछ एंगल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे एंगल्स भी फाइंड करने होंगे। तो कुछ एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स में 2 चीजें ध्यान रखनी है। क्या, तो ये जो मान लीजिए कि आपका ये वेक्टर ए जो है, इसका ये जो ये होता है आपका टेल, एंड ये पोर्शन जो होता है आपका होता है हेड। जब आप एंगल फाइंड करोगे ना, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या, व्हेन यू फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, जैसे तो आप कब फाइंड करोगे, जब दोनों का या तो दोनों का हेड मिल ले, यानी कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो यदि दोनों का हेड मिलता है देन यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। और उस कंडीशंस में आप दोनों का एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल फाइंड कर सकते हो, यानी कि ये भी एंगल और ये भी, बोथ एंगल फाइंड कर सकते हो। या दोनों का टेल मिल जाए, यानी कि अभी तो दोनों का हेड मिला तो आप एंगल फाइंड कर सकते हो, या दोनों का टेल मिल जाए, एक ये वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर बी है, यदि दोनों का टेल मिल जाए तो आप एंगल को फाइंड कर सकते हो, यानी कि ये अल्फा मान लो एंड ये बीटा। ये हो गया एक्यूट एंगल एंड ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, इसको समझ लेते हैं एक बार। ये मेरा 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री से छोटा एंगल बनता है, जैसे मान लीजिए कि ये एंगल, ये मान लीजिए आपका 60 डिग्री है, जब 90 डिग्री से कोई भी एंगल छोटा बनता है ना, तो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। और जैसे ही 90 डिग्री से बड़ा होता है एंगल, जैसे ये एंगल कितना हो गया, मान लीजिए कि 110 डिग्री, यानी कि जैसे ही 90 डिग्री से बड़ा होगा वो क्या, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो ये हो गया एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखते हैं कि 2-3 कंडीशन में जब एंगल
अल्फा का मान यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए तो रिजल्टेंट कितना होगा? जब व्हेन इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन व्हाट विल बी रिजल्टेंट? ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना? तो इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन किन किन कंडीशन में होगा? व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल और टू वेक्टर्स आर कंकरेंट, यानी कि जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो जाए या टू वेक्टर्स कंकरेंट हो जाए, यानी कि एक वेक्टर्स के ऊपर आकर के दूसरा वेक्टर आ जाए, तो हम क्या कहें? तो एंगल कितना डिग्री बनेगा? 0 डिग्री। और इन कंडीशन में जो मेरा रिजल्टेंट होगा यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। तो अल्फा का मान यहाँ कितना है? 0 डिग्री। अब एक बात ध्यान में रखो, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। एंड कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1। ये तीन वैल्यू अभी इसी में यूज होंगे, तो अभी देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा का मान जब 0 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 1, तो 2ab हो जाएगा। एंड यू ऑल नो व्हाट इज होल स्क्वायर, मतलब किसका होल स्क्वायर होता है? किसका होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से शॉर्ट साइन हट जाएगा तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपका? रिजल्टेंट आ जाएगा a प्लस बी। एक ये रिजल्टेंट आया किस कंडीशन में? जब अल्फा का मान 0 डिग्री था। अब दूसरा लेते हैं, इफ अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब थीटा 180 डिग्री हो जाए देन आप रिजल्टेंट क्या पाओगे? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? देन इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। अभी हम ये सबसे पहले कि 180 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होगा कब? जब मान लीजिए कि ये एक वेक्टर ए है एंड ये इसके एक अपोजिट डायरेक्शंस में वेक्टर बी है, यानी कि व्हेन टू अपोजिट वेक्टर्स, जब दो अपोजिट वेक्टर्स रहेंगे तो उनके बीच का जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो 180 डिग्री होगा। दिस एंड दिस, ये क्या हो गया? वेक्टर ए, ये क्या हो गया? वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन जो होता है उनके बीच का कितना? 180 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होता है। और जब हम यहाँ पे cos 180 डिग्री रखेंगे तो कितना वैल्यू होता है उसका? -1 होता है, यानी कि आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी। अब आपका आता है कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो 90 डिग्री कब बनेगा? ये वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर क्या है? बी है। जब अभी मैंने क्या डिस्कस किया था कि जब दोनों का टेल मिले या दोनों का हेड मिले देन यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इसको हम क्या करेंगे? आगे की तरफ इसके हेड को ड्रॉ करेंगे, देन यहाँ पे किसका एंगल का फॉर्मेशन होगा? 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? शॉर्ट साइन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। ठीक है, अब अल्फा का मान कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान cos 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है, यानी कि रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी, ये होल पार्ट 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट यहाँ पे आया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ से एक बात कॉमन लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो 0 डिग्री पे वैल्यू जो मिला मेरा मैक्सिमम मिला, 180 डिग्री पे मिनिमम मिला, तो वी कैन राइट हियर कि रिजल्टेंट मैक्सिमम जो होगा इज ग्रेटर देन, रिजल्टेंट इज लेस देन किससे? सॉरी,
मिनिमम इससे तो बड़ा होगा लेकिन मैक्सिमम से इससे छोटा होगा। तो इस रिजल्टेंट को ध्यान में रखें, यानी कि a माइनस बी इज ग्रेटर देन रिजल्टेंट एंड a प्लस बी। यानी कि इस पे भी हमारे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको भी डिस्कस करेंगे, इसलिए हमें इस रिजल्टेंट को क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। अब हम ये कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस 0 डिग्री, और कब कब बनेगा, जब दो पैरेलल लाइंस हो और कंकरेंट हो। तो एंगल बिटवीन टू अपोजिट वेक्टर्स, जब दो अपोजिट वेक्टर्स दिए होंगे तो उसमें कितने डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होगा, 180 डिग्री का। तो इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हमें जानने की जरूरत है कि उसी में डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या रिलेशंस होते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक सदिश होता है। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर बी ए है, ये वेक्टर बी है, एंगल क्या है, थीटा। तो इसका जो रिजल्टेंट डॉट प्रोडक्ट का मिलता है ना, क्या मिलता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। यानी कि दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, y x एंड z, ये तीनों कितने डिग्री का है, टोटल 270, यानी कि 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो आपका यहां से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वेक्टर i डॉट वेक्टर i, यानी कि मान लीजिए i j एंड के, इसी पे एक वेक्टर यदि i आ जाए, इसी पे j इसी पे k आ जाए, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर j डॉट वेक्टर j इज इक्वल टू आर, वेक्टर k डॉट वेक्टर k इज इक्वल टू आर। और वही पूछ लेता है वेक्टर i डॉट वेक्टर j इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर j डॉट वेक्टर i वेक्टर j डॉट वेक्टर k इज इक्वल टू व्हाट, एंड वेक्टर k डॉट वेक्टर j इज इक्वल टू वेक्टर i इज इक्वल टू व्हाट। इसमें क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यानी कि जब दोनों बराबर हो तो वैल्यू 1, जब दोनों डिफरेंट हो डॉट प्रोडक्ट में उसका वैल्यू क्या मिलेगा, 0। वैसे ही आपका क्रॉस प्रोडक्ट में जब आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणनफल में, तो आपका क्या हो जाता है, ये वेक्टर a ये वेक्टर b ये आपका क्या है, एंगल थीटा है। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये क्या है आपका, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो आपको फाइंड करना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा ईटा। यानी कि ये जो होता है एन कैप जो होता है ना, ये आपके डायरेक्शंस को बताता है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए बी साइन थीटा ईटा कैप, ये जो होता है आपके डायरेक्शंस को बताता है। इसमें भी आपके 2-3 प्रश्न आते हैं, जो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे एंड वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के इज इक्वल टू व्हाट। इसमें जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट में जो होता है ना, सेम होने पे उसका वैल्यू क्या मिलता है, 0, और यहाँ पे क्या मिल रहा था, 1। और वहीं आपसे पूछे कि वेक्टर i क्रॉस वेक्टर j इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर j क्रॉस वेक्टर k इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर k क्रॉस वेक्टर i इज इक्वल टू व्हाट।
तो आप एक ऐसे साइकिल का फॉर्मेशन करोगे और यहाँ जैसे आप साइक्लिक ऑर्डर में चलते हो ना, वैसे आप सजा लेना इसको, वेक्टर आई, वेक्टर जे एंड वेक्टर के। अब इजीली लिख दो, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर के, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के इज इक्वल टू वेक्टर आई, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई इज इक्वल टू वेक्टर जे। तो ये था मेरा डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज, ठीक है। जो हमें क्वेश्चंस करने पे हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए, जो ये सभी कुछ पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान रखना चाहिए इस वेक्टर चैप्टर में। अब हमारे एंगल्स के बारे में हो गए, कैसे फाइंड करना है, और अब हमें कुछ मैथमेटिकल्स जो फॉर्मूले होते हैं ना उसे भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमें कैलकुलेशंस करते टाइम हमें याद रहे। सबसे पहला कि आपको होल स्क्वायर याद रखना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यानी कि जब इसे खोलोगे इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 4ab 2ab बचेगा। ऐसे ही आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको जब ओपन करोगे और जब ये प्लस माइनस जब कर लोगे तो कितना आ जाएगा? यहीं आ जाएगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब देख लो, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। वहीं a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये हो जाता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस, तो ये हो जाता है, ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान में रखिए, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड c अपॉन d इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन a प्लस c अपॉन b प्लस d इज इक्वल टू भी क्या होगा? कॉन्स्टेंट ही होगा। तो इसका हमें यूज पड़ेगा क्वेश्चंस जब हम लोग सॉल्व करेंगे। देन यू हैव टू नो कि a अपॉन b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, c अपॉन d इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन वी कैन राइट हियर a प्लस c अपॉन b अपॉन d इज इक्वल टू भी क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। अब कुछ इंडिसेस आपको ध्यान में रखने होंगे कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू, यानी कि जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाते हैं, a टू द पावर m प्लस m। इफ a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n हो, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। अगर आपको कहीं मिले a टू द पावर m टू द पावर n, तो हम क्या लिख देते हैं? a टू द पावर mn, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। a अपॉन b टू द पावर n हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। सबसे बड़ी बात यह है कि a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 1, यानी कि जैसे 5 टू दी पावर 0 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये 1 कैसे आता है ये देखो, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा है a टू दी पावर 0, यानी कि a टू दी पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं? a टू दी पावर n माइनस n लिख सकते हैं। अब n माइनस n को हम क्या लिख सकते हैं? a टू दी पावर m n डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा? a टू दी पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a टू दी पावर 0। तो इससे हम क्या लिखते हैं? और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो किसी का भी पावर यदि 0 आ जाए तो उसका वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये सब जो हमारी थी बेसिक नॉलेज थी जिसे मुझे ध्यान में रखना था, और बाकी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ जो भी आएगा उसे डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।